हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन चैप्टर का है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर ऑफ इक्वल रेडियस। बच्चों यहाँ पे ये दो स्पीयर दे रखे हैं, दोनों का रेडियस क्या है, इक्वल है, ठीक है, आर आर है, बट मास m एंड 4m हैव ए सेंटर टू सेंटर सेपरेशन 6r। लेकिन इसका मास m है, इसका मास जो है 4 टाइम्स है, ठीक है, 4m है, और इसका सेंटर से सेंटर का जो सेपरेशन दे रखा है बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 6r दे रखा है, ठीक है, ये 6r। लेकिन बच्चों दोनों का साइज सेम है, इसका भी रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, लेकिन इसका मास 4m है। ऐसा बच्चों पॉसिबल तभी होता है जब ये जो बॉडी है, ये जो स्फीयर है, इसका डेंसिटी ज्यादा होगा, इसीलिए इसका मास यहाँ पे ज्यादा दिखा रहा है। देखो रेडियस तो सेम है, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, लेकिन मास ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन में लिखा है, प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ मास m। आपको क्या करना है बच्चों, आपको प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करना है। अब प्रोजेक्टाइल का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को आपको प्रोजेक्ट करना है, मतलब थ्रो करना है, ठीक है। कहां से थ्रो करना है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ मास m। ये जो मास m का जो स्फीयर है, यहां से आपको क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है या किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है, मतलब थ्रो करना है। किधर थ्रो करना है बच्चों, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेकंड स्फीयर। ये जो सेकंड स्फीयर है आपको किस डायरेक्शन में थ्रो करना है, टुवर्ड सेंटर, इसकी सेंटर की डायरेक्शन की तरफ थ्रो करना है, इसीलिए ये लाइन यहां पे ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है, जो पार्टिकल है, वो क्या करेगा, इस लाइन में क्या करेगा, मोशन करेगा, इस डायरेक्शन में आपको उसे थ्रो करना है ताकि वो इस स्फीयर की सरफेस में पहुंच जाए, ठीक है। अब आगे लिखा है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम स्पीड v ऑफ द प्रोजेक्टाइल सो दैट इट रीचेस द सरफेस ऑफ द सेकंड स्फीयर। बच्चों हमें यह कह रहा है कि वो जो प्रोजेक्टाइल है, हमें उस प्रोजेक्टाइल को, प्रोजेक्टाइल मतलब ऑब्जेक्ट जिसे हम थ्रो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, उस ऑब्जेक्ट को मिनिमम कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से, कितनी स्पीड से हम यहां से थ्रो करें कि वो ऑब्जेक्ट जो है रीचेस द सरफेस ऑफ द सेकंड स्फीयर, इस सेकंड स्फीयर के सरफेस में पहुंच जाए, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लीजिए कि ये एक प्लैनेट है और ये भी एक प्लैनेट है, ठीक है। बच्चों ध्यान, आपको फील आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब आसानी से समझ में आने लग जाएगा। ध्यान, आप ऐसे समझिए कि जो स्फीयर है, ये एक प्लैनेट है, ये भी एक प्लैनेट है, इसका मास m है, इस प्लैनेट का मास भी 4m और इस प्लैनेट का मास 4m है। हमें क्या करना है, इस प्लैनेट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है इस डायरेक्शन में, टुवर्ड सेंटर, इसकी सेंटर की तरफ थ्रो करना है। अब यहां पे पूछ रहा है कि इसे कितनी मिनिमम वेलोसिटी से हम यहां से थ्रो करें कि ये जो ऑब्जेक्ट जिसे थ्रो किया गया, यहां से ग्राउंड से थ्रो किया गया इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को, कि ये ऑब्जेक्ट जो है बच्चों, ये पार्टिकल जो है यहां पहुंच जाए, इसके सरफेस में पहुंच जाए। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको देखो कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले आपको न्यूट्रल पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए कि न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, और एक बच्चों दूसरा आपको यह भी पता होना चाहिए कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों जब जब हम यहां पार्टिकल को थ्रो करेंगे ना, v वेलोसिटी से जब थ्रो करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तो पार्टिकल जब यहां मूव करेगा, यहां मूव करेगा, यहां मूव करेगा, तो इस पाथ में जब वो मूव करेगा तो उस पार्टिकल की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकाला जाता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये उसका फॉर्मूला होता है। क्योंकि पार्टिकल के पास वेलोसिटी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो बच्चों टोटल मैकेनिकल एनर्जी को E से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इतना बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, देन ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहां पे न्यूट्रल पॉइंट के बारे में बताता हूं आपको। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है बच्चों, क्या होता है, जब ये पार्टिकल यहां पे मूव करेगा ना, मान लो हमने पार्टिकल को यहां से इसके सरफेस से थ्रो किया, ठीक है, जिसका मास m है, तो ये पार्टिकल जब यहां पे मूव करेगा तो इस पार्टिकल को ये वाला ऑब्जेक्ट, ये जो प्लैनेट है, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, मतलब इधर फोर्स लगाएगा, और ये वाला प्लैनेट भी क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा। फिर जब यहां पे पहुंचेगा तो यहां पे भी ये फोर्स लगाएगा, ये वाला प्लैनेट, और ये वाला प्लैनेट भी अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस पे फोर्स लगते रहेंगे, समझ रहे हो। लेकिन बच्चों यहां पे क्या होता है, इस लाइन में एक पॉइंट ऐसा भी होता है, एक पॉइंट ऐसा भी होता है, जैसे मान लो वो पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट ऐसा भी होता है जहां पे ये जो फोर्सेस हैं, ये जो फोर्सेस हैं बच्चों वो इक्वल होती हैं। मतलब ये दोनों की दोनों फोर्सेस क्या होती है, इक्वल होती है। यहां पे इस प्लैनेट ने जो इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगाया है, इस प्लैनेट ने इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगाया, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी और एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। देखो यहां पे न्यूट्रल पॉइंट के बारे में क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रल पॉइंट इज द पोजीशन, ये एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर टू फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये दोनों फोर्सेस क्या कर देंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। और इस पॉइंट के सिवाय जो दूसरे पॉइंट होते हैं वहां पे बच्चों फोर्स अनबैलेंस रहती है, ठीक है। लेकिन यहां पे दोनों की दोनों क्या रहती है बच्चों,
इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो बच्चों ये आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो सबसे पहले हमें इस न्यूट्रल पॉइंट का इस सेंटर से जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि इस न्यूट्रल पॉइंट को हमें क्यों फाइंड करना पड़ रहा है। देखो मैं आपको बताता हूं बच्चों, ये जो न्यूट्रल पॉइंट होता है ना, तो इस न्यूट्रल पॉइंट के इस डायरेक्शन में, इस न्यूट्रल पॉइंट के जब राइट हैंड साइड में पार्टिकल पहुंचेगा ना, यहां जब पहुंचेगा तो बच्चों ये वाली जो फोर्स होगी और ये वाली जो फोर्स होगी न्यूट्रल पॉइंट के राइट हैंड साइड में जब पार्टिकल पहुंचेगा, तो ये वाली फोर्स जो होती है, जो कि इस प्लैनेट की वजह से है, ये वाली फोर्स ग्रेटर हो जाती है इस वाली फोर्स से। ठीक है, ये वाली जो फोर्स है बच्चों, जो इस पार्टिकल पे लग रही है, वो इस वाले प्लैनेट की वजह से है। तो न्यूट्रल पॉइंट के राइट हैंड साइड में ये वाली फोर्स ग्रेटर होती है, ये वाली फोर्स छोटी होती है। लेकिन न्यूट्रल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों जब पार्टिकल रहा होगा, तो उस वाले केस में क्या होती है, ये वाली फोर्स ग्रेटर होती है, ये वाली फोर्स छोटी होती है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि जब पार्टिकल यहां पर रहेगा तो ये पार्टिकल जो है इस वाले प्लैनेट के क्लोज है, और जब पार्टिकल यहां पर रहेगा तो इस वाले प्लैनेट से बहुत दूर है, इसलिए ये वाली फोर्स वीक है और ये वाली फोर्स क्या है, स्ट्रांग है। लेकिन बच्चों जब इस न्यूट्रल पॉइंट को क्रॉस कर देगा ना, तो यहां पे क्या होता है बच्चों, इसका मास भी ज्यादा है। समझ रहे हो ना, इसका मास भी ज्यादा है। तो होगा क्या, देखो जब वो इधर मूव करेगा तो ये पार्टिकल जो है इस प्लैनेट के क्लोज आ रहा है और इस प्लैनेट से दूर दूर जा रहा है, तो इसलिए ये वाली फोर्स स्ट्रांग हो रही है, ये वाली फोर्स वीक हो रही है। लेकिन एक पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट ऐसा भी होता है जहां पे ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाती है, एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, उसे न्यूट्रल पॉइंट बोला जाता है। अब मेन चीज ये है बच्चों, हमें न्यूट्रल पॉइंट क्यों फाइंड करना पड़ रहा है। देखो इसे फाइंड इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब हम किसी पार्टिकल को v वेलोसिटी से थ्रो करेंगे, जब हम यहां से इसे v वेलोसिटी से थ्रो करेंगे, तो बच्चों हमें क्या करना है, इस पार्टिकल को यहां इसके सरफेस में पहुंचाना है, इस प्लैनेट के सरफेस में पहुंचाना है। लेकिन बच्चों हमें क्या करना है, मिनिमम वेलोसिटी पता करनी है। देखो मिनिमम स्पीड या मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मतलब ऑफ द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, उसकी हमें मिनिमम वेलोसिटी बतानी है। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस पार्टिकल को जो है ना, कैसे भी करके इस न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंचाना है। बस यहां तक नहीं पहुंचाना है, अभी पहुंच जाएगा। देखो कैसे करके पहुंचेगा वही मैं बताता हूं आपको, कैसे करके वो पार्टिकल खुद ब खुद यहां पहुंच जाएगा। हमें कैसे भी करके यहां तक, इस न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंचाना है, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट में क्या होता है, इन दोनों, ये जो फोर्स है, ये वाला फोर्स जो कि इसकी वजह से, ये वाला फोर्स जो इसकी वजह से, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो यहां पे जो नेट फोर्स लगेगी, जीरो लगेगी। तो हमें इस पार्टिकल को कैसे भी करके यहां पहुंचाना है, मतलब यहां पे हमें ऐसे करके पहुंचाना है उसे कि यहां पे जो उसकी वेलोसिटी हो वो बच्चों 0.0000000 मतलब 1, मतलब ऑलमोस्ट जीरो ही हो। मतलब यहां से हम किसी मिनिमम वेलोसिटी से उसे थ्रो करना है और यहां वो पहुंच जाए, इस पॉइंट में पहुंच जाए। अब बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, जब वो इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में जब पार्टिकल पहुंचेगा तो यहां पे क्या होती है, ये वाली फोर्स ग्रेटर होती है, ये वाली फोर्स क्या होती है, कम होती है। बच्चों अगर वो यहां पे पहुंच जाएगा, इस पॉइंट में पहुंच जाएगा, और अगर उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो ही है, मतलब जीरो से थोड़ी सी ही ज्यादा होनी चाहिए बच्चों, तो वो इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा। जब इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा तो ये वाली फोर्स ग्रेटर है, ये वाली फोर्स कम है। तो बच्चों ये वाली फोर्स क्या करेगी, ये वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। प्लैनेट क्या करेगा, इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचने लग जाएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमें जो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल को इस पॉइंट तक पहुंचाना है, कैसे भी करके न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंचाना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस न्यूट्रल पॉइंट का जो डिस्टेंस है, यहां से, इस सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे उसे बच्चों। इस न्यूट्रल पॉइंट, मान लो ये न्यूट्रल पॉइंट है, हमें क्या करना है, यहां सेंटर से, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। चलो इस डिस्टेंस को मैंने r मान लिया, इसे हमें r को फाइंड करना है। अब देखो बच्चों, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, जैसे मान लो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G m1m2 अपॉन r का स्क्वायर। दो मास का प्रोडक्ट करते हैं और उन दोनों मास में जो सेपरेशन होता है उसका होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चों हमें इस वाले r पॉइंट को निकालना है। तो बच्चों यहां पे जब पार्टिकल पहुंचेगा तो यहां पे जो ये दो फोर्सेस होंगी, ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगी। समझ में आ रहा है। तो बच्चों ये वाली फोर्स को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। जब ये पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तो ये वाली फोर्स कितनी होगी, तो बच्चों इस वाली फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाली जो फोर्स होगी Gm अपॉन r का स्क्वायर। बच्चों फोर्स देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दोनों बॉडी का मास हमें ये वाली फोर्स इस वाली बॉडी की वजह से लगी है, तो इस पार्टिकल का मास, ठीक है, तो इस पार्टिकल का मास देखो कितना दे रखा है बच्चों, m दे रखा है, ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m। जिस पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया उसका मास कितना दे रखा है, m दे रखा है। इसका मास स्मॉल m है, तो इसका मास और इसका मास, इन दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, इन दोनों, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इनका जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू, अब बच्चों क्या करेंगे, ये वाली फोर्स भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाली जो फोर्स है इस वाले स्फीयर की वजह से लग रही है, इस वाले प्लैनेट की वजह से लग रही है, तो ये हो जाएगी आपकी G
इसका मास 4m इंटू इस पार्टिकल का मास m डिवाइडेड बाय यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है उसका होल स्क्वायर। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, ये वाली डिस्टेंस जो होगी 6r माइनस r, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6r माइनस r का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब देखो जो ये g m m ये तो कट जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 1/r स्क्वायर बचा, यहाँ पे 4/6r माइनस r का होल स्क्वायर बचा, ठीक है। अब देखो फाइनली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/r का होल स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता है ना ऐसे 1/r का होल स्क्वायर, और इसे ऐसे लिखा जा सकता है 2/6r माइनस r का होल स्क्वायर। 2 2 जा 4 और ये 6r माइनस r का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। अब देखो बच्चों यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो हम फाइनली इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/r इज इक्वल टू 2/6r माइनस r, ठीक है। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो वापस मुझे यही इक्वेशन मिल जाएगी। समझ में आ रहा है। अब बच्चों इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, ठीक है। मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो तो ये कितना हो जाएगा आपका 6r माइनस r इज इक्वल टू 2 इंटू r 2r, तो ये हो जाएगा आपका 6r इज इक्वल टू, ये माइनस r उधर जाएगा, ये माइनस r उधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3r हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमें क्या करना है, हमें ये न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना था, मतलब इस सेंटर से यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, r फाइंड करना है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6r डिवाइडेड बाय 3, तो ये 2 आ जाएगा 2r, ठीक है। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 2r आ गया। इतना समझ में आया। तो बच्चों यहां सेंटर से यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है इस प्लेनेट के सेंटर से यहां तक की न्यूट्रल पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 2r है। इतना समझ में आया। अब देखो बच्चों हमें अब क्या करना है, हमें जो है ना, मैंने आपको यहां पे बताया था कि जब पार्टिकल यहां पे मूव करेगा, यहां मूव करेगा जब पार्टिकल, तो इस पार्टिकल की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है बच्चों वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। देखो बच्चों मैं बुक में दिखाता हूं, देखो यहां पे लिखा है ना अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों जो मैकेनिकल एनर्जी रहेगी वो कंजर्व रहेगी। कंजर्व का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो बच्चों यहां पे देखो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है कांस्टेंट रहेगी इस पार्टिकल की, जब पार्टिकल यहां मूव करेगा। तो हमने क्या किया, हमने पार्टिकल को इस तरीके से थ्रो किया है कि पार्टिकल यहां पे पहुंच जाए, इस पॉइंट पे पहुंच जाए कैसे भी करके, ठीक है। तो हमें उसे मिनिमम वेलोसिटी से उसे थ्रो करना है कि उसकी यहां पे जब वो पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, ठीक है। लेकिन बच्चों जीरो भी नहीं होनी चाहिए, वो जीरो से थोड़ी सी ग्रेटर होनी चाहिए, बहुत थोड़ी सी, ताकि वो इस पॉइंट को क्रॉस कर दे। तो जब इस पॉइंट को क्रॉस कर देगा बच्चों तो यहां पे का फोर्स ग्रेटर होता है, यहां पे का फोर्स कम होता है। तो ये वाला जो फोर्स जो ग्रेटर है वो क्या करेगा, इस प्लैनेट की वजह से जो ये फोर्स लग रहा है ये फोर्स इसे अपनी तरफ खींचेगा और ये इस प्लैनेट के सरफेस में पहुंच जाएगा। लेकिन बच्चों हमें पता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है बच्चों वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो हम क्या करेंगे, जब प्लैनेट को हमने इस सरफेस से इस पार्टिकल को जब हमने इस प्लैनेट के सरफेस से थ्रो किया, इस प्लैनेट के सरफेस से थ्रो किया, तो इस पॉइंट की जो टोटल एनर्जी होगी और इस पॉइंट की जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब वो बच्चों क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। समझ लो, चलो यहीं पे करा देता हूं मैं आपको। बच्चों हमें पता है कि यहां पे जब पार्टिकल रहा होगा तो उसकी जो टोटल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, उसे ई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो होगी, इनिशियल टोटल एनर्जी जो यहां पे की होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो यहां पे की होगी वो किसके इक्वल होगी बच्चों, ये एन पॉइंट है, ठीक है, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है। तो यहां पे की जो न्यूट्रल पॉइंट की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी और यहां पे की जो इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब बच्चों मैकेनिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको क्या बताया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों जब हम इस पार्टिकल को v वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो इस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ mv²। इतना समझ में आ रहा है बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो मैंने आपको बता रखा, मान लो जैसे एक बॉडी ये है, ठीक है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, अरे एक मान लो बॉडी से r डिस्टेंस दूर जो है, जैसे मान लो ये r डिस्टेंस दूर जो है कोई पार्टिकल है यहाँ पे, तो बच्चों इसकी यहाँ पे जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस जी, मान लो इसका मास m है, इसका मास m है, तो माइनस जी m डिवाइडेड बाय r, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। आपको g लिखना है, इसका मास लिखना है, इसका मास लिखना है, डिवाइडेड बाय r कर देना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, पार्टिकल यहाँ पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पार्टिकल के पास इस ऑब्जेक्ट की वजह से क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस जी इसका मास, इस पार्टिकल का मास डिवाइडेड बाय इस पार्टिकल की इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस बच्चों। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये रेडियस है, ठीक है। तो यहां पे ये रेडियस आ जाएगा, फिर प्लस करेंगे बच्चों। अब देखो इस पार्टिकल के पास जो है एक तो इस प्लैनेट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, और एक बच्चों इस प्लैनेट की वजह से भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पार्टिकल के पास। तो इस पार्टिकल की हम पोटेंशियल एनर्जी जो इस प्लैनेट की वजह से उसे भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस जी, इस प्लैनेट का मास कितना है 4m और इस पार्टिकल का मास क्या है m,
डिवाइडेड बाय यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस तो 6r थी, तो 6r माइनस r हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस निकल जाएगी, तो हमें क्या करना है 6r माइनस r, तो ये वाली डिस्टेंस हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो 6r माइनस r कितना हो जाएगा बच्चों, 6r माइनस r कितना हो जाएगा 5r। समझ में आ रहा है? देखो यहां पे देखो ये मास किसका ले रखा है, इस वाले प्लेनेट का मास है और ये पार्टिकल का मास है। यहां पे इस वाले प्लेनेट का मास था और इस वाले पार्टिकल का मास था, अरे इन दोनों मास का डिस्टेंस है, इन दोनों ये 4m और m का सेपरेशन है ये, ठीक है। अब बच्चों यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे इज इक्वल टू होगा, अब ये जो न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट की हमें क्या निकालनी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है जो वो यहां पे पहुंच जाएगा। अब देखो बच्चों यहां पे का जो मैकेनिकल एनर्जी होगा वो कितना होगा, देखो उसका फॉर्मूला यही है आपका, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जब वो यहां पे इस पॉइंट में पहुंचेगा, तो मैंने आपको क्या बोला, हमें इस तरीके से थ्रो करना है इसे कि जब यहां पे पहुंचे इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए, ऑलमोस्ट जीरो, पर पूरी जीरो भी नहीं होनी चाहिए, वो जीरो के बहुत क्लोज होनी चाहिए ताकि वो इस पॉइंट को क्रॉस कर जाए। फिर उसके बाद ये प्लैनेट इसे खींच लेगा, तो हमें जीरो ही माननी है उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो जब वो इस पॉइंट में पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो है, वेलोसिटी अगर जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर प्लस अब यहां पे जब पहुंचेगा तो इस पार्टिकल के पास, इस प्लैनेट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पार्टिकल के पास, तो हमें यहां पे की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इस प्लैनेट की वजह से जो इस पे पोटेंशियल एनर्जी आई है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस जी इस प्लैनेट का मास कैपिटल एम, इसका मास डिवाइडेड बाय यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है बच्चों, r है, और r मैंने कितना कैलकुलेट किया था, 2r कैलकुलेट किया था। देखो r इज इक्वल टू कितना है, 2r है, तो यहां पे डिवाइडेड बाय 2r आ जाएगा। फिर प्लस माइनस, बच्चों ये एक इक्वेशन है, ठीक है, ऐसे तिरछे में जा रही है। फिर हो जाएगा बच्चों माइनस जी, अब ये इस पार्टिकल के पास इस प्लैनेट की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी है, तो इस प्लैनेट की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों माइनस जी, इसका मास और इसका मास, ठीक है। तो ये 4m डिवाइडेड बाय यहां से लेकर के यहां तक का जो बच्चों सेपरेशन है, ठीक है। तो ये वाला सेपरेशन कितना होगा बच्चों, देखो ये तो 6r है, ये जो यहां से लेकर के यहां तक 6r है, अब माइनस ये वाला जो कि 2r है, ठीक है। तो 6r माइनस 2r कितना हो जाएगा, 4r, ठीक है। तो यहां पे ये 4r हो जाएगा। अब देखो बच्चों इससे आगे क्या करेंगे, देखो यहां पे हो जाएगा आपका देखो बच्चों यहां पे ऐसे करते हैं, ये m को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो m यहां पे कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यहां पे आ जाएगा आपका माइनस g कैपिटल m डिवाइडेड बाय r, यहां पे हो जाएगा माइनस 4g कैपिटल m डिवाइडेड बाय 5r। इतना समझ में आ रहा है बच्चों, ये m हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पे भी हम m कॉमन ले लेंगे, स्मॉल m, ये स्मॉल m यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो यहां पे हो जाएगा आपका माइनस g कैपिटल m डिवाइडेड बाय 2r माइनस ये 4g कैपिटल m, ठीक है, 4g कैपिटल M डिवाइडेड बाय 4r। ये 4 से 4 तो कट जाएगा बच्चों, ये m से m भी कट जाएगा आपका। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, देखो ये v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका एलसीएम कितना आएगा, 5r आएगा, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस 5gm आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसे इसका एलसीएम ले रखा है, तो यहाँ पे माइनस 5gm आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 4gm आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? इज इक्वल टू इसका एलसीएम लीजिए, देखिए 2r है, ये r है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 2r, तो यहाँ पे माइनस gm आएगा और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, माइनस 2gm, ठीक है। अब देखो यहाँ पे v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, बच्चों ये माइनस 5gm है, ये माइनस 4gm है, तो यहाँ पे माइनस 9gm आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बच्चों, 5r इज इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस gm है, माइनस 2gm है, तो ये माइनस 3gm डिवाइडेड बाय 2r। इतना समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों इससे आगे हम क्या करेंगे, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 किया इज इक्वल टू ये माइनस 3gm डिवाइडेड बाय 2r, और ये माइनस इधर चल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, 9gm डिवाइडेड बाय 5r। इतना समझ में आया? अब देखो बच्चों v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू यहाँ पे का जो एलसीएम आएगा 5 2 10 है ना, तो 10r एलसीएम आ जाएगा, तो 2 5 10, 5 3 15, माइनस 15gm, 5 2 10, 2 9 18, ये कितना हो जाएगा आपका 18gm। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे मैं इसे करके दिखा रहा हूँ, तो बच्चों ये v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू ये माइनस 15gm 18gm कितना हो जाएगा 3gm डिवाइडेड बाय ये कितना है बच्चों 10r। समझ में आ रहा है इतना? ये कितना बच्चों 10r। अब देखो यहाँ पे, सॉरी बच्चों यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर गया, देखो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 था, ठीक है, मैं इसे r देख रहा हूँ, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे भी ये आपका v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये फाइनली
ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों 2 इधर चल जाएगा, 2 इंटू 3gm डिवाइडेड बाय 10r हो जाएगा आपका। तो ये 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, ये 3gm डिवाइडेड बाय 5r। तो फाइनली हम ही अगर यहाँ से मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3gm डिवाइडेड बाय 5r 1/2, ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो देखो यही तो इसका आंसर है। देखो इसका आंसर दिखाता हूँ एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी ने जो इसका आंसर दिया है बच्चों, देखो 3gm, ये 3gm डिवाइडेड बाय 5r 1/2, ठीक है। तो बच्चों इसे आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे रूट के अंदर बंद कर दीजिए, 3gm डिवाइडेड बाय 5r, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके।